साथी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं कल्पना और आप लोगों को 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को लेकर के प्रतिदिन एक एक क्वेश्चन जो क्लास में ऑलरेडी हो चुका है उसे डिस्क्राइब कर रही हूं। ये जो प्रश्न है आगे जाने करने वाले हैं, इस साल में लगभग परीक्षाओं में इससे संबंधित एक न एक प्रश्न रहे हैं। यूपीएससी हो या बीपीएससी की अन्य परीक्षाएं हो, अलग अलग स्टेट पीसीएस हो, तो क्वाड से रिलेटेड प्रश्न आते रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल इसका ये सम्मेलन भी हुआ है, भारत इसमें सक्रिय भूमिका में है, तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो भी जाएगा। और आप लोग को लगता होगा कि मैम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करती हैं, क्योंकि इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जनरली लोग जो आते हैं बीपीएससी में मुख्य परीक्षा लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक दूसरे ही माहौल में रहते हैं। उन्हें हंसी मजाक और छोटा छोटा वन लाइनर में अभी ट्रैप में नहीं फंसाते हैं और जो मेन बात है टू द पॉइंट वो डिस्क्राइब करते हैं। हंसी मजाक होगी 68वीं बीपीएससी के दौरान, बहुत अच्छे से होगी। आते हैं क्वाड पर। ये पिक्चर आपको देख करके ही समझ में आ रहा होगा क्वाड का मतलब क्या है। क्वाडिटोरियल सिक्योरिटी डायलॉग, ये आप लोग को देख करके समझ में आ रहा होगा क्वाड क्या है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र ये क्षेत्र है। भारत यहाँ तक मानता है, इस क्षेत्र को भी मानता है भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन अमेरिका यहाँ तक मानता है, भारत तक ही मानता है। तो ये जो है इसको लेकर के सबसे पहला प्रश्न आया है हिंद प्रशांत क्षेत्र और दूसरा आया है आपको क्वाड। तो भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को यहाँ तक मानता है और अमेरिका यहाँ तक मानता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, दो महासागरों को मिला करके इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ओशियन, और ये है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर पूरा आपको अमेरिका तक टच कर जाता है। तो अब आते हैं मैप से बाहर आते हैं। ओह आ गया। अब आते हैं प्रश्न पर। हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बार लगभग मैंने बोला ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बीपीएससी की अन्य परीक्षाओं में, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस की मुख्य परीक्षाओं में इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। और क्वाड में भारत की जो भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो स्थापना करने वाले 4 इसके सदस्य देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूएसए, उसमें जो अभी के टाइम में सबसे पुराने सदस्य प्रधानमंत्री के रूप में है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है। क्योंकि आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भी इलेक्शन हो चुका है तो नए पीएम आए हैं। शिंजो आबे की भी डेथ हो चुकी है जापान में, तो वहाँ भी नए पीएम है, और जो बाइडेन भी नए हैं। तो इंक्लूडिंग ऑल आप देख सकते हैं। तो भारत के यहाँ पर एक लीड करने का मौका मिला है और भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है रणनीतिक रूप से, क्योंकि भारत ही इकलौता ऐसा देश है इन सदस्य देशों में जो चाइना से आपको स्थल से सीमा साझा करता है, बाकी को कोई स्थल से लेना देना नहीं है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आते हैं प्रश्न पर। आप लोग से मस्ती मजाक मैंने बोला 68वीं बीपीएससी के दौरान करेंगे, अभी प्रश्न पर आते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। उत्तर देखते हैं। इसमें 2 प्रश्न था, हिंद प्रशांत क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। पहला तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को डिस्क्राइब करना है और सेकंड क्वेश्चन है इस प्रदेश पर क्वाड देशों की व्यू की रचना की व्याख्या करें। व्यू जैसे चक्र व्यू बनाते हैं, लाइक दैट, कैसे इन लोगों ने बनाया है। सबसे पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र को डिस्क्राइब करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र प्रशांत और हिंद महासागरों के संगम को संदर्भित करता है। ये संगम आपको कहाँ होता है, मलक्का जल संधि के पास आपको होता है। ऑलमोस्ट आपको वहाँ से ये रास्ता निकलता है और भारत के लिए मलक्का जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संदर्भित करता है। हिंद प्रशांत एक हालिया अवधारणा है, पहले ये नहीं था। ये कब से आया है अवधारणा, ये 2007 से आया है। इसके पहले इसको लाने का कारण था कि 2004 में बहुत बड़ा सुनामी आया था और सुनामी के बाद जो जापान के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उन्हें रियलाइज हुआ कि इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीति होनी चाहिए जिसकी ताकि इस क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। आज भले ही चाइना कहता है
कि क्वाड का गठन है जो उसको टारगेट करके किया जा रहा, बट क्वाड का गठन में चाइना कहीं नहीं था, चाइना का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्वाड का गठन था बस हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के था। अब उसने इतना पाप ही कर लिया है कि उसे लग रहा है कि उसके पाप के कारण ही ये सब हो रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र प्रशांत और हिंद महासागरों के संगम को संदर्भित करता है। हिंद प्रशांत एक हालिया अवधारणा है जो भू रणनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है। ये क्या है? हालिया अवधारणा है। मैंने बताया ये भू रणनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक संघर्ष का एक नया मंच बन चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमेरिका है, वर्ल्ड मैप में देखते हैं, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। थोड़ा सा मैप उल्टा सीधा भी बन जाए तो कोई इशू नहीं है। ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये हो गया आपको दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हो गया। मैप गलत भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो गया आपको यूरोप और ये हो गया आपका अफ्रीका थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो था, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, ये अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक है और ये दक्षिणी अटलांटिक है। तो एक टाइम था, ये जो क्षेत्र था दुनिया का व्यस्ततम समुद्र मार्ग था और व्यावसायिक रूप से सबसे इम्पॉर्टेंट कहा जाता था कि इनकम का बहुत बड़ा क्षेत्र है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या फिर शीतकाल से पहले जो शीत युद्ध से पहले जो था, जो ये क्षेत्र था व्यापारिक रूप से काफ़ी महत्व रखता था। आर्थिक गतिविधियां सबसे ज़्यादा यहीं से होती थी। लेकिन वर्तमान में देखें तो शक्ति का केंद्र जो है अब बदल चुका है। एशिया में भी आ गया है, चाइना, इंडिया, जापान, ये शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभर चुकी हैं, उभर रही नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखिए तो आज चाइना को लेकर के अमेरिका भी एक डरा हुआ है, तो ये शक्ति का केंद्र भी हो चुके। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये रणनीतिक क्षेत्र से विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्वाड का गठन किया गया है। क्वाड के साथ साथ आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में आपको आसियान भी है। आसियान के ही मीटिंग में इसका है जो ये आसियान में ही इसका ये आरंभ किया गया था, दोबारा से मनीला में ही। पूरा क्वाड का देख लीजिएगा, हो सकता है कि मिला करके ना आए, क्वाड सिर्फ सिंगल क्वाड आ जाए कि क्वाड क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र प्रश्न में ही ना हो। तो क्वाड प्रॉपर वे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब दोनों को मिला करके है तो क्वाड का कुछ चीज़ स्किप करना पड़ा है। फैक्ट आप पूरा देख लीजिएगा। हिंद एवं प्रशांत महासागर एक दूसरे से रणनीतिक रूप से निकटता से जुड़े हैं। साथ ही दुनिया का अधिकांश व्यापार इन्हीं महासागरों के माध्यम से होता है। जैसा मैंने बताया कि व्यापार का जो मार्ग है अब बदल चुका है, अटलांटिक महासागर से अब बदल करके हिंद और प्रशांत महासागर में स्थानांतरित हो चुका है। क्योंकि आप देखिए तो आसियान देश जो हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, व्यापारिक रूप से बहुत बड़े देश अब उभर के आ चुके हैं। इंडोनेशिया हो और मलेशिया वगैरह भी बहुत आगे बढ़ रहा है व्यापार में। आप चाइना को देखिए तो आर्थिक रूप से काफ़ी बड़ा देश है, दूसरा बड़ा देश है, और कहीं ना कहीं वो अमेरिका को भी मात देने को तैयार है। फिर आप जापान भी विश्व की आपकी तीसरे नंबर की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था का केंद्र है जो आपको आज के टाइम में ये क्षेत्र में आ चुका है, जो हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र है। पहले इसका नाम होता था इस क्षेत्र का एशिया और प्रशांत क्षेत्र, लेकिन भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है और हिंद महासागर इसका नाम है, इंडियन ओशियन। देन आफ्टर इसका नाम हो गया इंडो पैसिफिक रीजन। माध्यम से होता दुनिया का 60% जनसंख्या और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 2/3 भाग, 2/3 भाग या 2/3 भाग इस क्षेत्र का को वैश्विक आर्थिक केंद्र बनाता है। अतः यह क्षेत्र व्यापारिक व रणनीतिक दृष्टि से, दोनों दृष्टिकोण से देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जिसका ज़्यादा इस पे ये रहेगा कि आप देख रहे होंगे स्टूडेंट साथी का आ चुका है, आपको स्टूडेंट साथी का आंसर बुकलेट भी आ गया है। आप अभी तो 67वीं बीपीएससी में आप लोगों ने किया नहीं, बट 68वीं बीपीएससी में आप लोग यहाँ आ करके और आंसर राइटिंग क्लासरूम में भी कर सकते हैं।
आते हैं प्रश्न पर। सर वैसे बाद में अनाउंसमेंट करेंगे ही कि 68वीं बीपीएससी को लेकर के मेंस का होगा, लेकिन उससे पहले ही मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग आकर के क्लासरूम में करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट साथी का ऑलरेडी आ चुका है आंसर बुकलेट। यहाँ वैश्विक शक्तियों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए क्वाड एवं ऑकस जैसी नया अवधारणा है, इसको लेकर के भी आप देखिएगा। क्वाड और ऑकस दोनों को आप ये करिएगा, तुलनात्मक अध्ययन करिएगा कि दोनों के बीच क्या संबंध है और क्या विभिन्नता है। अगर हमारे पास समय रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अभी तक हुए नहीं हैं और समय बहुत कम है, तो हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करवा देंगे। बाय मिस्टेक अगर ये टॉपिक छूट जाए तो आप अपने तरफ से कर लीजिएगा। पहले तो आप ऑकस के बारे में पूरा कुछ पढ़ लीजिएगा और देन आफ्टर क्वाड और दोनों के बीच आप कंपैरिजन कर दीजिएगा, जो भी समानता है और जो भी विभिन्नता है और क्या महत्व है कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मंच का गठन किया गया है, अब देखते हैं आगे इसका महत्व क्या है। क्वाड जो है ऐसे तो होगा नहीं, हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो महत्व है वो देखते हैं। डायग्राम में कर लिया है। सबसे पहले रणनीतिक महत्व है, इसका सबसे बड़ा जो महत्व है वो रणनीतिक रूप से है। यह क्या है, भू राजनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक संघर्ष का क्षेत्र है। जैसे दक्षिण चीन सागर में तो बहुत लड़ाई मतलब कारण है, आपको विवाद रहता है, इसको लेकर के अमेरिका भी अपनी टिप्पणी करते रहता है और अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस है इस क्षेत्र में और चाइना का भी, तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। स्पेशली चाइना इसमें गलत कर रहा है, बट अमेरिका भी आज के टाइम में इस क्षेत्र में इंटरफेरेंस कर रहा है। मलक्का जल डमरू मध्य, मैंने बताया कि भारत के लिए मलक्का जल डमरू मध्य कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग का लगभग जो समुद्री व्यापार होता है इसी रास्ते से होता है, मलक्का जल डमरू मध्य के पास से। आप देखिएगा इंडोनेशिया के पास का ये क्षेत्र है। लाल सागर आपको अफ्रीका के पास है। ऑलरेडी मैंने ये बात बताया था कि भारत है जो अफ्रीका तक ये आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र का सीमा मानता है। अमेरिका भले ही नहीं मानता, अमेरिका भारत तक ही मानता है, बट भारत उसको अफ्रीका तक मानता है। आते हैं आगे। अब रणनीतिक महत्व तो है ही, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है तो वहाँ पे 2-3 लोगों का आपस में विवाद रहेगा ही। एक छोटे छोटे संसाधन के लिए जो लड़ते रहते हैं, इतना बड़ा संसाधन है। तो इसका दूसरा है आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व में क्या है, ये विश्व की कुल जीडीपी का 62% यहाँ पर व्यापार होता है। विशाल व्यापार नहीं है, 62% है यहाँ पे जीडीपी। विशाल समुद्री संसाधन है यहाँ पर। समुद्री संसाधन आप जानते ही हैं कि समुद्र में जितना डेप्थ में जाइएगा उतना संसाधन गहराई में बहुत ज़्यादा है। आप प्रशांत महासागर में ही मरियाना ट्रेंच है जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे गहरा क्षेत्र है मरियाना ट्रेंच, तो इसी क्षेत्र में है। पृथ्वी की दुर्लभ धातु भी यहाँ मिलती है इन क्षेत्रों में। बड़े समुद्र तट भी इस क्षेत्र में है। अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है, आप ये ज्योग्राफिकल टर्म में आप पढ़े होंगे इसका। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बहुत बड़ा ये स्रोत है। बड़ी अर्थव्यवस्था, ये सारे बड़ी ही अर्थव्यवस्थाएं हैं। विश्व के कुल व्यापार का 46% इसी क्षेत्र से होता है। अब आते हैं पर्यावरणीय महत्व। ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है समुद्री जीवों की प्रचुरता है। जो ऑक्सीजन भी एक तरीके से कहते हैं कि अगर समुद्र में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा पर भी असर पड़ेगा। तो पर्यावरणीय रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। अब इसका तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं आगे। ये मैप हम लोगों ने बनाया है। ये है आपको, ये जो है आपको ये प्रशांत महासागर यूएसए आपको दिख ही रहा होगा। ये क्षेत्र आपको यूएसए है, यहाँ पे ये यूएसए है, ऊपर कनाडा है।
तो ये क्षेत्र है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है। अगर आप ग्लोब में देखिएगा तो अलग ही नजर आएगा। यहाँ पर भी आपको यूएसए, अगर ग्लोब में रहता तो यहाँ पे आ जाता यूएसए इस क्षेत्र में। यहाँ पे रसिया है, ये रूस है, ये जापान हो गया, जापान भी प्रशांत महासागर के नज़दीक है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, नीचे वाला जो भाग है, और ये आपको इंडोनेशिया वगैरह हो गया और जगह। और बाकी यहाँ पे आसियान देश है, सारे के सारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। जहाँ पे हो गया इंडिया, भारत, ये जो आपको हो गया, ये हो गया आपको चाइना, और ये आपको अफ्रीका। वैसे यूके और ईयू का ज़रूरत इसलिए अभी तो फिलहाल नहीं है, ऑकस में है, इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। तो अफ्रीका तक ये आपको हिंद महासागर हो गया। हिंद महासागर को अलग कलर से कर देते हैं। और ये आपको प्रशांत महासागर हो गया। यहाँ पर ही आपको मलक्का जल डमरू मध्य मिलता है। ये जो क्षेत्र मैं रेड कलर से कर दे रही हूँ, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको मलक्का जल डमरू मध्य है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है ये। और जो मैंने बोला था ये लाल सागर यहाँ पर है, आपको लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये सब उधर है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश कौन कौन है? भारत, चीन, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और भी देश है। ब्रिटेन कट कर दिया क्योंकि इधर का नहीं है, वो ऑकस के सदस्य, बट यहाँ पे तो आपको अटलांटिक ओशियन आ जाता है। तो आपको आप यहाँ पे कनाडा भी है, आपको मैक्सिको है, नीचे आपको दक्षिण अमेरिकी देश हैं, ब्राज़ील नहीं, यहाँ पे चिली वगैरह हो जाता है, चिली है। आपको बहुत सारे देश इधर हो जाते हैं, और भी इधर भी देश है बहुत सारे। तो कोरिया वगैरह है, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया इसी क्षेत्र में आपको आ जाता है। तो बहुत सारे देश हैं, और लिख सकते एग्जाम्पल। अब ये क्षेत्र भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, देखते हैं। भारत के लिए क्योंकि जो भी उत्तर लिखेगा उसमें भारत सबसे बड़ा आपको महत्व निभाएगा। गहन आर्थिक एकीकरण है यहाँ पर। अब देखिए भारत अकेले है, उसमें आपको अलग अलग बड़े देशों के साथ आर्थिक एकीकरण हो रहा है यहाँ पर। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जोड़ता है भारत को। नीली क्रांति समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और आपको पता है कि किसी भी देश के में आज के समय में समुद्री जो व्यापार है या नीली क्रांति, स्पेशली मत्स्य का जो होता है, उसका क्या समुद्री व्यापार नहीं होगा, ये नीली क्रांति उसमें मत्स्य वगैरह का जो आता है वो आता है, का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की सैन्य शक्ति मुख्यतः नौसेना को मजबूत बनाता है। आप देखते होंगे कि मालाबार, इसी का मालाबार होता है, आपको सैन्य ये होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत अलग से करता है, हर देश के साथ भारत है जो अपना सैन्य अभियान जो ये होता है प्रैक्टिस करता है, तो इसी क्षेत्र में करता है। तो ये रणनीतिक रूप से भी भारत का के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन का मुकाबला करवाता है। हमारे लिए चीन बहुत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। समुद्री संसाधन का यह भंडार है, भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में उभार देगा। अगर भारत इस क्षेत्र में एक अपना वर्चस्व कायम नहीं, आप एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, तो वर्चस्व भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पालेगा। हाल के समय में प्रमुख विश्व शक्तियों ने अपना ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित किया है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अटलांटिक की तरफ पहले था, लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये है जो आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरित हो चुका है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य क्षेत्र को अस्थिर करने वाले प्रमुख चुनौतियों से भरा, जो इस प्रकार है। बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, अस्थिरता फैलाती हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, संसाधन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अस्थिरता भी है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश चीन तथा अमेरिका जैसी दो बड़ी महाशक्तियों के बीच ये फंस के रह गया है। जो आप देख रहे होंगे मैप में, देखते हैं मैप में आ जाते हैं।
ये क्षेत्र देखिए, यहाँ पे आपको आ जा रहा है चीन, ये चाइना है, चाइना यहाँ तक लगभग आ जा रहा है आपको, चीन के नीचे का ये आपको दक्षिण चीन सागर तरफ फैला हुआ है, और यहाँ पे आपको अमेरिका आ जा रहा है। इसमें आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको यूएसए है, ये इस मैप में दिखा देती हूँ प्रॉपर वे में। यहाँ पे आपको चाइना है ये, और यहाँ पे आपको यूएसए है, और ये देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र कहला रहा है। और इस क्षेत्र के बीच में इतने सारे छोटे छोटे आपको जो द्वीप दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं। तो ये जो छोटे छोटे देश हैं, अमेरिका और चाइना का जो कह सकते हैं कि वार हो रहा है, कोल्ड वार, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो वार नहीं हो रहा है, तो उसके बीच ये सारे फंस चुके हैं एक तरीके से, बेचारे छोटे छोटे जो देश हैं। इस क्षेत्र में आपदा जोखिम व्यापक है। आपदा जोखिम, सुनामी जैसी भी चीज़ें आती रहती हैं, आपदा जोखिम व्यापक है, काफ़ी है। जलवायु परिवर्तन होता है, रहता है, ला नीना आता है, चक्रवात आता है, सुनामी आता है। इसकी पारिस्थितिकी तथा भौगोलिक स्थिरता के लिए प्रमुख खतरे भी हैं। चक्रवात तो अक्सर आते रहता है इस क्षेत्र में, और सुनामी भी आया है कई बार, तो सुनामी बहुत बड़ा यहाँ का प्रॉब्लम है। समुद्री प्रदूषण से जलीय जीवन को बाधा भी पहुंचता है। जैसे हम लोग अभी आजकल एक नया कॉन्सेप्ट सुन रहे होंगे कि ब्लू टैग मिल रहा है, जो आपको जो तट है, समुद्री तट, उनको ब्लू फ्लैग टैग मिलता है। वो किस लिए मिलता है? ताकि वहाँ पे जो तट है जो साफ़ सुथरा है, इसलिए मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे तट हैं जो साफ़ सुथरे नहीं है, बहुत प्रदूषण है। तो आप प्लास्टिक का बोतल डाल दिए, कचरा डाल दिए, तो समुद्री प्रदूषण क्या होता है? जलीय जीवन को बाधा पहुंचा रहा है। आप मछली खा लिया प्लास्टिक को, बड़े बड़े मछली है तो उनके लिए कोई बड़ी इशू नहीं है, उनका क्या होता है? जीवन पे एक खतरा होता है, क्योंकि वो पचेगा नहीं। समुद्री डकैती, तस्करी और आतंकवाद से समुद्री सुरक्षा को खतरा भी होता है। आप लोग बहुत बार ये सब समुद्री डकैती वगैरह का सुनते रहते होंगे, आतंकवाद। उत्तर कोरिया का परमाणु हथियारों के खतरों का सामना है। उत्तर कोरिया ऑलरेडी हमेशा तो धमकी ही देते रहता है, जो किम जोंग है कि परमाणु हमला कर देंगे। दक्षिण कोरिया को डरा के रखा है, उधर जापान से उसका तो दोनों देशों के साथ झगड़ा रहता ही है, तो वो भी परमाणु खतरा भी है। अब परमाणु हमला करेगा तो समुद्र इस क्षेत्र पर भी होगा, और इस क्षेत्र के आसपास के छोटे छोटे देशों पर भी होगा प्रभावित। और भी चीन की विस्तारवादी नीति बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस क्षेत्र का यही है, वो सैन्यीकरण कर रहा है। बहुत सारे देश में अपना एक सैन्य अड्डा भी ला रहा है। तो विस्तारवादी नीति सबसे बकवास उसका है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो उसका है वो भी है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है वो भी उसका जो परियोजना है वो भी इस रास्ते में बहुत बड़ा चुनौती है। आते हैं आगे। इन चुनौतियों के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र के गहन एकीकरण हेतु आधार तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक अधिकार के रूप में सभी देशों के लिए वैश्विक कल्याण का एक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु साझा मानक स्थापित करने की क्या है? आवश्यकता है। अब इतना चुनौती है तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण की ज़रूरत है। तो अब साझा मानक होना चाहिए कि नहीं, तुम ऐसा होगा ना कि मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, आपके अकॉर्डिंग ये सही है, नहीं, सब लोग मिलकर के एक मंच पे आते हैं, बैठते हैं और उस मंच पे एक डिसाइड करते हैं कि इस जगह के लिए ये सही है, ये गलत है। सब लोग का एक साझा एक ही मानक होना चाहिए। तत्कालीन अब इसके लिए क्या हुआ, तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, अब जापानी प्रधानमंत्री को लेकर के अगर बता रही हूँ तो इस चीज़ को लेकर के भी मैं बता देती हूँ कि शायद भारत और जापान के संबंध को लेकर भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि शिंजो आबे के साथ भारत का संबंध बहुत अच्छा था और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री गए भी उनकी मृत्यु के बाद जापान में उनकी फैमिली से मिलने, और वहाँ इस साल क्वाड का ये सम्मेलन भी हुआ। तो ये इस बार जापान के साथ संबंध भी आने की संभावना भी है और साथ में क्वाड का भी है। तो आते तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उत्पन्न हो रही भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनज़र 2007 में भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्वकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड नामक अनौपचारिक समूह की शुरुआत की थी। उस टाइम पे
शिंजो आबे 2004 में सुनामी आया था, सुनामी का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था इस क्षेत्र में। तो शिंजो आबे ने 2007 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत को भी प्रभावित हुआ था, दक्षिण भारत बहुत प्रभावित हो गया था। तो भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मिला करके एक साथ उन्होंने क्वाड का गठन किया था। 2008 से तो इसका बहुत अच्छे से हो गया, बट 2007 में अनौपचारिक रूप से इन्होंने प्रारंभ किया था ताकि कोई एक देश इस पर प्रभुत्व ना जमाए। वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया इस समूह से क्या हो गया, बाहर हो गया था, जो कि पुनः 2017 में इस समूह से जुड़ा। परिणाम स्वरूप क्वाड दोबारा क्वाड 2.0 के रूप में पुनर्जीवित हुआ। अब बीच में क्या हुआ कि एक जो पार्टनर है हमारा साइड हट गया ऑस्ट्रेलिया, तो इस समूह का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहा है और बहुत सारे बीच में प्रॉब्लम्स भी आने लगे। तो क्वाड एक तरीके से बहुत ज़्यादा ये महत्व अपना खो चुका था। लेकिन क्या हुआ कि 2017 में दोबारा से ऑस्ट्रेलिया इसमें जुड़ गया। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अथवा क्वाड समूह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध ये व्यापार सुनिश्चित करना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है तथा इसका समर्थन करना है। सभी चारों देश क्या है, लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री सुरक्षा का साझा हित का भी समर्थन करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वर्तमान में भारत है और सबसे पुराना अमेरिका में पहले ही लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। फिर आपको जापान में भी लोकतंत्र, वहाँ भी इलेक्शन होता है, आपको प्रधानमंत्री आपको इलेक्टेड ही आते हैं वहाँ, और आपको ऑस्ट्रेलिया में भी लोकतंत्र है। ये चारों देश हैं जो लोकतंत्र के बहुत बड़े उदाहरण हैं। आप चाइना लोकतांत्रिक देश नहीं है, रशिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है। तो आप देखते हैं क्वाड ऐसे ही, ये क्वाड में इंडिया ऐसे भारत को क्लियर कर दिया। क्वाड के जो सदस्य देश है, एक ही आप एग्जामिनेशन हॉल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि हो सके तो एक ढंग का पेन, जैसे कि आप ले जाएंगे, आप जेल पेन तो ले ही नहीं जाएंगे, अच्छी सी वॉल पेन ले जाइएगा और एक ही पेन का प्रयोग करिएगा, ताकि अगर जैसा कि बाय मिस्टेक, वैसा तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते कि अच्छा करप्शन है, बट 64वीं बीपीएससी में जैसे कि खबर आई थी कि कॉपी बाहर लिखवाया गया और कुछ भी हो ऐसा, तो आपके कॉपी के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए पेन बहुत ज़्यादा यूज नहीं करिएगा, एक ही का प्रयोग करिएगा। इसलिए जैसे मैं क्लियर किया गया तो एक ही पेन से सबको क्लियर कर दिया गया बना करके। तो इंडिया ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ये चारों को हम लोगों ने एक साथ जोड़ दिया ताकि क्वाड दिखे। क्वाड से संबद्ध देशों के अपने राष्ट्रीय हित हैं। अब जो भी देश इससे संबंधित है, दूसरा प्रश्न ये था कि क्यों आखिर है जो क्वाड का जब गठन हुआ तो ये चारों देश जो गठन किए होंगे तो सबका अपना अपना प्रॉफिट होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर निकला था तो कहीं ना कहीं उसको अपना प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा होगा, दोबारा जुड़ा तो उसको लग रहा होगा कि उसका कुछ अपना हित है। तो सबका अपना राष्ट्रीय हित होता है, जिनके अनुसार व्यू रचना है जो इस प्रकार है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण उस देश की राष्ट्रीय हित के अनुसार होती है। जैसे अभी भारत है जो रसिया और यूक्रेन वार में अपना स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रख रहा है, अपने आप को तटस्थ रख रहा है, तो भारत का ये राष्ट्रीय हित है। तो उसी तरीके से क्वाड का जब गठन हुआ होगा तो सभी देशों को कोई ना कोई प्रॉफिट होगा, तभी सभी गठन में आए होंगे। तो अमेरिका का क्या है, तो उसके लिए क्या है, व्यू बना है। प्रश्न आपको दूसरा क्या है, जो उन लोगों ने क्या किया, तो क्या क्या करते हैं। अमेरिका क्या करता है, व्यापारिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। जब व्यापार है या रणनीतिक है उसको स्थिति को मजबूत करेगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स के समकक्ष लाएगा। स्ट्रिंग और पल्स जिसमें क्या कर रहा है चीन कि हर एक देश में जा करके अपना एक एक ये प्रोजेक्ट लगा दे रहा है। जैसे श्रीलंका में कर दिया, आपको अलग अलग देशों में अपना प्रोजेक्ट ला दे रहा है। आपको यहाँ पर पाकिस्तान में ग्वादर पत्तन बना रहा है, ईरान में भी पहुँच गया। तो चीन है जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स कर रहा है, तो उसका
कुछ एक कोई ना कोई तो पॉलिसी लाना होगा। आर्थिक सहायता कर रहा है इस क्षेत्र में लोगों को, जैसे भारत है या जापान है या ऑस्ट्रेलिया है, तो अमेरिका की इतना बड़ा आर्थिक रूप से सशक्त देश नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा आर्थिक रूप से सशक्त देश अमेरिका है। तो अमेरिका आर्थिक सहायता भी कर रहा है, सैन्यकरण को मजबूती दे रहा है, सैन्य ये भी होते रहता है, अभ्यास भी होते रहता है इस क्षेत्र में, भारत के भी आसपास होते रहता है, तो सैन्यकरण को मजबूती देता है। जैसे आपको जहाँ पैसा लगा तो आप वहाँ पर दे रहा है, अलग अलग तरह से करता है, समुद्री सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, मानवीय मदद भी करता है और आपदा में सहायता भी करता है। भारत का क्या है यहाँ पे रोल? भारत हिंद महासागर में गतिविधियाँ बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे नज़दीक हिंद महासागर में सिर्फ भारत ही है इस मतलब इस रीजन में। दूसरा, चीन पर निर्भरता को कम करना है इसका, व्यापार का जो भी हो। आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी भी इस भारत करता है। लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने का काम भारत को है, कनेक्टिविटी भी बढ़ाने का काम भारत का ही है। जापान का क्या है, नीति बनाएगा, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। भारत लोकतांत्रिक देश है तो भारत लोकतंत्र की तरह कर रहा है, और जापान क्या है, नीति बनाएगा, अवसंरचना तैयार करेगा, टेक्नोलॉजी बहुत उसका हाई है तो अवसंरचना वही बनाएगा। शांति और स्थिरता वो स्थापित करने में वो भी। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि बहुत लेट आया, तो वो क्या कहेगा, जो भी देश है जो कह रहा है उस इंस्ट्रक्शन को बस फॉलो कर रहा है। वैसे भी अभी हाल में वो देख चुका है उसके साथ क्या हुआ है उसके द्वीप में। क्वाड में मुख्य रूप से चुनौती चीन की विस्तारवादी नीति है। चीन हमेशा कहते रहता है कि क्वाड का गठन हम लोगों को बर्बाद करने के लिए किया गया, हम लोग के अगेंस्ट किया गया, लेकिन गठन का कारण तो चीन को नहीं था टारगेट करना, लेकिन वर्तमान दौर में देखें तो चीन जिस तरीके से अपना विस्तारवाद कर रहा है, हर देश में जाकर के कहता है कि ये क्षेत्र मेरा है। भारत का अरुणाचल प्रदेश को कह रहा है, उधर लद्दाख में परेशान कर रखा है, इधर अरुणाचल प्रदेश में भारत को कर रहा है, उधर आपको जापान के साइड वो कर रहा है, नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है। तो चीन का क्या कि विस्तारवादी नीति बहुत ज़्यादा, आपने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी यही कर रहा है कि मेरा है। तो ये जो है चीन की विस्तारवादी नीति, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इसका सबसे बड़ा चुनौती है। दूसरा क्या है, चीन जापान से लेकर अफ्रीका तक विस्तारवाद कर दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर के छोटे छोटे देशों में आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अड्डों का निर्माण कर रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया व जापान को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे भारत के पास में आपको श्रीलंका में कुछ बना दिया, आपको पाकिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट बना दिया, आप आसपास ऑस्ट्रेलिया के पास छोटे छोटे जो द्वीप हैं वहाँ बना दिया, तो आपको जापान के पास एक प्रोजेक्ट कर दिया, तो इससे क्या हो जा रहा है कि एक तरीके से इन देशों को घेर रहा है। आपको जब भी उसको हमला करना रहेगा तो इन देशों में जाकर के हमला करेगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि यूक्रेन पे जब हमला करना था रूस को, तो रूस ने बेलारूस से जाकर के उसकी यूक्रेन की राजधानी कीव पर जाकर के हमला किया। वैसे आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत है जो कहीं ना कहीं हम लोग का सेफ देश, सेफ पार्ट माना जाता था, लेकिन जब श्रीलंका, मालदीव में तो फिलहाल कोई हस्तक्षेप अभी नहीं है, लेकिन एक टाइम पर वहाँ भी कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया था चाइना। तो यहाँ आकर के, इन देशों में आकर के दक्षिण भारत को भी परेशान कर सकता है। जापान के निर्जन द्वीप, उस द्वीप का नाम है निर्जन द्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया का सोलोमन, ये पिछले साल या इसी साल बहुत खबर में था, ऑस्ट्रेलिया का सोलोमन द्वीप पर चीन ने नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। अपना देश संभल नहीं रहा है, दूसरे के देशों में जाकर के ये कर रहा है। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर में चीन के विस्तार से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी परेशान है, क्योंकि वो छोटे छोटे देश हैं, उन्हें एक डर रहता है कि उनके ऊपर कहीं हमला, उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो एक हावी भी होते रहता है। आते हैं अब निष्कर्ष पर, क्योंकि 2 ही प्रश्न थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आप क्वाड को लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
क्योंकि हो सकता है कि क्वाड को लेकर के, सिर्फ क्वाड को लेकर के, क्योंकि यहाँ दो प्रश्न थे, हिंद प्रशांत क्षेत्र भी था और क्वाड भी था, तो हम लोग को हिंद प्रशांत क्षेत्र से जोड़ करके क्वाड को देखना था। लेकिन हो सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से रिलेटेड प्रश्न ही ना आए, प्रश्न आ जाए कि आपको क्वाड की वर्तमान रणनीति के बारे में आ जाए कि इसका सैन्यीकरण करना चाहिए या ना, या फिर क्वाड और ऑकस को लेकर के मिला करके आ जाए, ये नई अवधारणा है, तो दोनों को मिला करके आ जाए। तो ये दो प्रश्न आप खुद से बना लीजिएगा। अगर हमारे पास समय रहा तो क्वाड और ऑकस को दोनों को ये दोनों का कंपैरिजन हम लोग कर देंगे, हमारे पास अगर टाइम रहा तो, क्योंकि समय बहुत कम है एग्जामिनेशन में और कम समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लियर करवाना है आप लोगों को। तो आते हैं निष्कर्ष पे। सबसे प्रमुख चिंता यह है कि भारत ही इस समूह का एकमात्र ऐसा देश है जो स्थलीय सीमाओं को साझा करता है। जैसे मैंने बताया, आप लोग देख रहे होंगे अभी अरुणाचल प्रदेश का हाल का वीडियो आया है कि किस तरीके से भारतीय सेना उन लोगों को जो कहते हैं ना डंडे से या लाठी से मार के भगा रही है, और डिजर्व भी वही करते हैं, उससे ज़्यादा ही डिजर्व करते हैं, बार बार आगते हैं और घुस जाते हैं। लद्दाख में भी वही करते हैं। तो भारत, बाकी आपको जापान को देख लिया, अमेरिका तो काफ़ी दूर हो जा रहा है, जापान भी स्थलीय सीमा नहीं साझा करता है, ऑस्ट्रेलिया भी स्थलीय सीमा नहीं साझा करता है, काफ़ी दूर है वो, लेकिन भारत इकलौता देश है जो स्थल से जुड़ा हुआ। तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि जब क्वाड अगर ज़्यादा एक्शन लेगा तो हो सकता है कि वो भारत पे उसका रिएक्शन करे। वैसे क्वाड का गठन चीन को टारगेट करने के लिए नहीं किया गया था, चीन कहता है, लेकिन जब भी उत्तर में लिखना हो तो इस बात को मेंशन कर दीजिए कि उसका गठन इसके लिए नहीं किया गया, लेकिन इस क्षेत्र में चीन क्या कर रहा, अस्थिरता फैला रहा है, इसलिए चीन को एक तरीके से हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि घेर भी रहे हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना ये सैन्य अभ्यास करके। ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए यह समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अब ऐसे में चीन अगर उधर बढ़ा तो भारत के साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी उसको घेर सकते हैं। साथ ही भविष्य में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को शामिल करने से इस समूह का प्रभाव बढ़ जाएगा। आप देख लीजिए, अगर इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया को आप शामिल कर लीजिएगा, जो दक्षिण पूर्वी या आसियान देश हैं उन्हें शामिल कर लीजिएगा, जो 10 देश हैं तो उन लोगों को शामिल कर लीजिएगा, तो ये और मजबूत हो जाएगा और इस क्षेत्र में विकास और होगा। और समुद्री संसाधन का बहुत ज़्यादा दोहन तो नहीं कर सकते, क्योंकि दोहन करना इसका कोई मेन ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो और अच्छे से हम लोग व्यापार कर सकते हैं और इसका जो बनाने का संकल्पना था पूर्ण हो सकता है। आप हमसे जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पर। थैंक यू स्टूडेंट साथी से जुड़ने के लिए।